सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर लेकर के आया हूँ आज के टॉपिक में कि हमारे जो दो देश हैं इस दुनिया में, इज़राइल और दूसरा फ़िलिस्तीन, उसके बीच जो है काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से जो है खूनी संघर्ष चल रहा है, जंग चल रही है, बहुत ही ख़तरनाक और भयानक जंग चल रही है। तो आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो इज़राइल और फ़िलिस्तीनी संघर्ष जो है ये है क्या, ये जंग जो है ये विवाद क्या है, किस चीज़ पे विवाद है और क्या वजह है और कितने टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं, क्या इसके मुख्य कारण हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है आपका यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम है उसके जो वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट है उसकी मद्देनज़र से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है ये। और इससे वर्ल्ड हिस्ट्री से हर बार यूपीएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है आईएएस का, उसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन का भी है और दूसरा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का भी टॉपिक ये है। तो हर बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इजराइल और फ़िलिस्तीनी संघर्ष क्या है, इसका परिचय क्या है। बेसिकली इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों देशों के बीच संघर्ष की कथा आरंभ करने से पहले हमें इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसके बाद ही हम दोनों देशों के बीच चलने वाले इस लंबे संघर्ष को अधिक बेहतर तरीके से समझ पाने में सक्षम हो सकेंगे। वास्तव में इजराइल अपेक्षाकृत एक छोटा भूभाग है। इजराइल के उत्तर में लेबनान नामक देश स्थित है, जबकि इसके दक्षिण में मिस्र देश अवस्थित है। इजराइल के पूर्वी भाग में जॉर्डन और सीरिया नामक देशों की उपस्थिति है, जबकि इजराइल के पश्चिम भागों में अत्यंत प्रसिद्ध भूमध्य सागर स्थित है। अर्थात इजराइल अपने चरणों में से और जिन देशों से घिरा हुआ है इन्हें अरब देशों के नाम से जाना जाता है। अरब क्षेत्र में इजराइल के चारों ओर उपस्थित इन देशों के अलावा अन्य देश भी शामिल हैं। ये समस्त अरब देश इजराइल के विरुद्ध मिलकर हमला करते हैं, लेकिन इजराइल तकनीकी रूप से, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वह अकेले ही अपने चारों ओर उपस्थित इन देशों से सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम है। यहाँ उपस्थिति सभी अरब देश मिलकर फ़िलिस्तीन का ही साथ देते हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ से यहूदियों को पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाए और इस संपूर्ण क्षेत्र को फ़िलिस्तीन को सौंप दिया जाए। ये सभी अरब देश जो है इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करके अब सिर्फ फ़िलिस्तीन के अस्तित्व को ही बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। तो आइए अब हम इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो लंबे समय से चल रहा है जो संघर्ष है उसको क्रमिक रूप से समझने का प्रयास करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि, जो बेसिकली इसकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड क्या है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य संघर्ष का आरंभ कोई हाल फिलहाल के समय से उभरी घटना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत से हो चुकी थी। वास्तव में 1897 ईस्वी में फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। यहूदियों ने अपने इस उत्पीड़न से बचने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इतिहास में यह आंदोलन ज़ायोनी आंदोलन के नाम से जाना गया। ज़ायोनी आंदोलन में यहूदियों को फ़िलिस्तीनी लोगों ने विरुद्ध सफलता मिली और उन्होंने उस क्षेत्र में एक इजरायली राज्य की स्थापना की। इस संदर्भ में उसी दौरान एक विश्व ज़ायोनी संगठन का गठन भी किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके हितों का संरक्षण करना था। आगे जब पहले विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय 1916 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य एक साइक्स-पिकोट नामक गुप्त समझौता हस्ताक्षर होता। ठीक है, अब ये जो समझौता जो हस्ताक्षर होता, इससे पहले क्या हुआ, इस समझौते के तहत यह किया जाता कि पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अब इसके बाद कालांतर में ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव जेम्स बाल्फोर की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया जाता है कि इस निर्णय के तहत यहूदी मातृभूमि की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की जाती है और यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार किया जाता है। इस घोषणा के ये जो घोषणा है, इस घोषणा को इतिहास में
बाल्फोर घोषणा के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त किया जाता है, मतलब बाल्फोर घोषणा के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस घोषणा के बाद इजराइल के लिए एक पृथक देश के गठन का आधिकारिक आधार तैयार हो जाता है। फिर आगे 1930 ईस्वी में जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना होती है। नाजी शासन द्वारा यहूदियों को प्रताड़ित किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में यहूदी लोग को इस प्रताड़ना से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भागते हैं और फिलिस्तीन में आना शुरू हो जाते हैं। इससे धीरे धीरे फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले यहूदियों की बसावट अब अरब के वासियों द्वारा तीखा विरोध किया जाता है और यहीं से यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की जो शुरुआत है वो शुरू हो जाती है। अब यहूदियों और अरबों के बीच जो संघर्ष की शुरुआत है उसी के बारे में बात करेंगे। जर्मनी के नाजी शासन की प्रताड़ना से बचने के लिए फिलिस्तीन के क्षेत्र में आकर यहूदियों का बसना और उसके आसपास के अरब लोगों के द्वारा इस परिघटना का विरोध करने से यहूदी और अरबों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इस संघर्ष को धीरे धीरे और अधिक गंभीर होता गया तथा अपने अपने क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच विभिन्न युद्ध लड़े गए। अब वैश्विक स्तर पर कुछ देश इजराइल का समर्थन करते हैं, जबकि मुख्यतः सभी अरब देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। इसी दौर में इजराइल तकनीकी दृष्टि से अत्यंत आगे निकल जाता है तथा चारों ओर से शत्रुओं से घिरा होने के बावजूद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाता है। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र 1947 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष भेजा जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस मुद्दे पर यह निर्णय लिया जाता है कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तथा इसमें से एक हिस्सा अरबों और दूसरा हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह निर्णय यहूदियों द्वारा हरसर स्वीकार कर लिया जाता है और यहूदी 1948 ईस्वी में इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। अब इसी समय 1948 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्र से अपनी सेनाएं भी हटा ली जाती हैं, लेकिन अरबों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया जाता है और वह यहूदियों के विरुद्ध संघर्ष करने का मार्ग चुनते हैं। अब हुआ क्या कि इस उल्लेखने के बाद इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाए गए फिलिस्तीन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर भारत इजराइल के विरुद्ध तथा अरबों के पक्ष में मतदान करता है। फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष से संबंधित संपूर्ण घटनाक्रम को हम इस उल्लेख के आगामी घटना प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आगे बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। अब क्या हुआ, अरब और इजराइल के बीच पहला युद्ध 1948 ईस्वी से 1949 ईस्वी में अब युद्ध शुरू हो गया। लंबे समय से चल रहे यहूदियों और अरबों के बीच तनाव की चरम सीमा 1948 ईस्वी तक आते आते इस स्तर पर पहुंच गई थी कि वह युद्ध में तब्दील हो गई थी। अब 1948 ईस्वी में 4 अरब देश जो कि यथा, मिस्र, इराक, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। अतः इस युद्ध में अरब क्षेत्र के विभिन्न देश शामिल थे। अब इस युद्ध में अत्यधिक हिंसा हुई और विभिन्न लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। अत्यंत कड़े संघर्ष के बाद अंतिम रूप से यह युद्ध इजराइल को विजय प्राप्त हुई थी और इजराइल ने अकेले ही इन चारों देशों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अब अरब के लोगों और इजराइल के बीच लड़े गए इस पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा इजराइल की राजधानी बना तथा यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा जॉर्डन को प्राप्त हुआ। इस युद्ध के बाद ही इजराइल ने विस्तारवादी नीति अपनाई थी और अपने यरूशलेम के पूर्वी हिस्से की तरफ विस्तार करने की नीति पर बल दिया था। अब आगे चलकर इजराइल की संसद ने 1980 ईस्वी में कानून पारित किया था, जिसके तहत उसने संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया था। अब इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़े गए इसी पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के लोग या तो मारे गए थे या उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। इसी कारण उस क्षेत्र में फिलिस्तीन शरणार्थी का संकट अत्यंत गहराने लगा था। अब फिलिस्तीन मुक्ति संगठन एक संगठन बना था, PLO, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। अब इसका उदय हुआ, मतलब ये बना। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच होने वाले भीषण संघर्ष के आलोक में फिलिस्तीन के लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया था। इस संगठन को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, जो कि पैलेस्तीन
लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का नाम दिया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य फ़िलिस्तीन के लोगों का पुनर्वास करना, उनकी सुरक्षा करना तथा फ़िलिस्तीन के लोगों के भलाई सुनिश्चित के लिए कार्य करना, इजराइल के विरुद्ध कार्य करना था। अब भारत ने 1974 ईस्वी में इस फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान कर दी थी। उस समय फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला भारत विश्व का पहला गैर अरब देश था। इसके अलावा भारत ने 1988 ईस्वी में फ़िलिस्तीन को भी औपचारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी थी। अब क्या हुआ कि 6 दिवसीय युद्ध एक हुआ 1967 में। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच 1967 में फिर एक युद्ध हुआ था। क्योंकि यह युद्ध 6 दिन तक चला था, इसलिए इस युद्ध को इतिहास में 6 दिवसीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में भी अरब देशों के संयुक्त संगठन के विरुद्ध इजराइल ने विजय प्राप्त की थी। अब ये 6 दिवसीय युद्ध जो है, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र तीनों अरब देशों के संयुक्त संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में इजराइल ने तीनों देशों की संयुक्त सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया था तथा इन देशों के विभिन्न देशों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। अब इजराइल ने यह 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप सीरिया के गोलन हाइट्स नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इस इजराइल का हिस्सा बना दिया। इसके अलावा इस युद्ध के बारे में इजराइल ने जॉर्डन के भी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम नामक हिस्सों पर अपना स्थापित कर लिया। जबकि इसी युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र नामक अरब देशों से गाजा पट्टी और स्नाई प्रदीप के क्षेत्र छीन लिए थे। हालांकि आगे चलकर 1989 ईस्वी में इजराइल और मिस्र के बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत इजराइल ने 1982 ईस्वी में मिस्र को सिनाई प्रदीप वापस कर दिया था। इसके बदले में मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता प्राप्त कर दी थी। उस समय इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान करने वाला मिस्र पहला अरब देश बना था। उसके बाद हुआ हमास नामक जो एक संगठन का उदय हुआ। इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य जो चल रहा था, लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था, और फ़िलिस्तीन के लोगों ने एक मध्य ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने विचार बनाए और उन्होंने 1987 ईस्वी में हमास नामक एक संगठन का गठन किया। इस संगठन का उद्देश्य जिहाद का सहारा लेकर स्वतंत्रता फ़िलिस्तीन की स्थापना के लिए एक भूभाग पर कब्जा करना और इजराइल को कमज़ोर करना। ये हमास नामक संगठन एक सुन्नी मुस्लिम संगठन है। इस संगठन को सीरिया और ईरान द्वारा समर्थन प्राप्त किया जा रहा था। वर्तमान में इस संगठन ने गाज़ा पट्टी नामक स्थल पर अपना कब्जा स्थापित कर रखा है। गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन के लोगों का बाहुल क्षेत्र है और यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। अब हमास नामक यह संगठन जो है संयुक्त राष्ट्रीय संगठन तथा ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए 2 राज्यों के समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह संगठन इस क्षेत्र में इजराइल के लिए सभी दावों को पूर्ण रूप से खारिज करता है। उसके बाद हुआ फतह नामक संगठन का उदय। हमास की तरह फ़िलिस्तीन में एक फतह नामक संगठन भी सक्रिय है। ये संगठन भी फ़िलिस्तीन के लिए जो है क्षेत्र का गठन के लिए उत्सुक है। ये संगठन वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किए हुए है। इस संगठन की विचारधारा हमास की विचारधारा के विपरीत है। हमास के विपरीत यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा ओस्लो समझौते जो कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानने के लिए भी तत्पर है या तैयार है। अब इस संघर्ष के दौरान हुए इंतिफादा विद्रोह, ठीक है। अब इस संगठन के दौरान विद्रोह जो हुए थे या जो संघर्ष है इसके दौरान जो विद्रोह हुए थे, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष के दौरान अब तक कुल 2 विद्रोह हुए हैं। इंतिफादा का अर्थ है विद्रोह, ठीक है। असल में फ़िलिस्तीन द्वारा किए जाने वाले विद्रोह का नाम दिया गया। इस दौरान पहले विद्रोह 1947 ईस्वी से लेकर 1993 तक हुआ, जबकि दूसरा 2000 से लेकर के 2005 ईस्वी तक हुआ। अब जो पहला विद्रोह हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वो जो 1987 से लेकर 1993 तक हुआ था। इसके तहत गाज़ा पट्टी क्षेत्र में उपस्थित यहूदी बस्तियों पर हमला किया गया था और इन्हें हिंसा के माध्यम से वहां से बाहर भगाया जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न यहूदियों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। फ़िलिस्तीन के लोगों द्वारा गाज़ा पट्टी के क्षेत्र में इजराइल के लोगों के विरुद्ध किए गए हिंसक हमले की समाप्ति 1993 में हुई थी।
इस अवसर पर अमेरिका और रूस की मध्यस्थता और इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच एक समझौता हुआ, ठीक है, जिसे ओस्लो समझौते के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक तो ये था। दूसरा जो आपका विद्रोह हुआ था 2000 से 2005 तक, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि जो हमास जो है किसी भी प्रकार के संघर्ष विमाग को जो स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। ओस्लो शांति समझौते के बाद भी हमास का यही रुख था। उसने 2 राज्यों के समाधान के सिद्धांतों को मानने से मना कर दिया गया। अब हमास के अड़ियल रवैये के कारण जब ओस्लो शांति समझौते के द्वारा जो है समझाया गया समाधान सफल नहीं हो सके, तो 2000 ईस्वी में फ़िलिस्तीन के लोगों द्वारा दूसरा विद्रोह किया गया, ठीक है। तो ये जो विद्रोह था, ये कौन सा विद्रोह था? दूसरा विद्रोह था, 2000 से लेकर के 2005 तक चला। अब दोनों पक्षों के बीच हालिया विवाद, इजराइल और फ़िलिस्तीन नामक दोनों देशों के मध्य वर्ष 2023 में फिर से हिंसक विवाद तब आरंभ हो गया जब इजराइल के सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम के हरम अल शरीफ नामक जगह पर स्थित अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद विश्व में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इजराइल द्वारा की गई इस घटना के विरोध में हमास नामक संगठन ने गाज़ा पट्टी से इजराइल पर अनेक रॉकेट दागे। जवाब में इजराइल ने भी गाज़ा पट्टी पर अनेक रॉकेट दागे। इस दौरान हमास की ओर से किए जाने वाले रॉकेट के हमले में अपनी सुरक्षा करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम नामक रक्षा प्रणाली का प्रयोग किया था, ठीक है। अब दोनों देश के बीच उपके इस हालिया घटनाक्रम के कारण फिर से एक हिंसक विवाद देखने को मिला है और इस दौरान विभिन्न देशों ने संघर्ष को शांति से सुलझाने की बात कही है। अब इस बीच 2016 ईस्वी में यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद पर से यहूदियों का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया था और ये कहा था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के किसी भी धार्मिक तत्व के प्रमाण नहीं मिले, इसलिए अल अक्सा मस्जिद यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है। फ़िलिस्तीन का पक्ष, दोनों पक्षों के मध्य चल रहे इस संघर्ष के बीच फ़िलिस्तीन यह चाहता है कि 1948 ईस्वी से पूर्व फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए जो स्थिति थी वो फिर से बहाल करनी चाहिए तथा उन्हें भौगोलिक स्थिति पर फ़िलिस्तीन के शरणार्थियों को फिर से स्थापित करना चाहिए। इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों पक्षों के मध्य वर्षों से चले संघर्ष स्थिति में फ़िलिस्तीन यह चाहता है कि 1967 ईस्वी से पहले ही भौगोलिक स्थितियों को फिर से बहाल करना चाहिए। यरूशलेम के विषय में फ़िलिस्तीन का मत है कि यरूशलेम को पश्चिमी और पूर्वी 2 हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। इनमें से पश्चिम हिस्से पर बेशक इजराइल का अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाए, लेकिन यरूशलेम के संपूर्ण पूर्वी हिस्से को फ़िलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए तथा इसे फ़िलिस्तीन देश की राजधानी स्वीकार करना चाहिए। अब इजराइल के अगर पक्ष की बात करेंगे हम, तो इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों देशों के बीच लंबे समय से जो चल रहा है संघर्ष, उसके बीच में इजराइल चाहता है कि पूरे के पूरे यरूशलेम पर केवल इजराइल का ही अधिकार हो और इजराइल पर उसे संपूर्ण जो है संप्रभुता प्रदान कर देनी चाहिए। इसके अलावा इजराइल यह भी चाहता है कि वैश्विक स्तर पर इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर देनी चाहिए। यरूशलेम विशेष रूप से पूर्वी यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान है। फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष के प्रमुख कारणों में यह एक धार्मिक कारण भी है। अब ये जो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष का परिणाम क्या होगा? इस संघर्ष के परिणाम में इजराइल और फ़िलिस्तीन के जो बीच में चल रहा है, लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा है, अब एशिया राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हुई जिससे वहाँ के आम जनजीवन को अनेक परिस्थितियों का सामना पड़ रहा है। अब दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पश्चिमी एशिया क्षेत्र में हिंसक गतिविधियाँ अत्यधिक बढ़ी हैं, ठीक है। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दोनों पक्षों के मध्य चल रही हिंसक संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर गुटबाजी देखने को मिली है, ठीक है। अब दोनों देशों के संघर्ष के विषय में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण, अब डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट जो है अपने मतलब जो व्यूज़ हैं वो बता रहे हैं। अब इस संघर्ष के मद्देनजर भारत की स्थिति क्या है? अब इस संघर्ष के दौरान भारत ने हमेशा फ़िलिस्तीन का सहयोग किया है। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संघर्ष में संबोधित विवाद उठाया तो भारत ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। ध्यान देने की बात है, 1992 से पहले भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे। अब 1992 में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की, ठीक है। अब इसमें जो है भारत चाहता है कि शांतिपूर्ण वार्ता के साथ आपस में इस समस्या का समाधान करें और आगे बढ़ना चाहिए। दोनों देशों को हिंसा
की ओर कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। वर्तमान में भारत और इजराइल विभिन्न देशों में क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर रहे हैं। भारत जब इजराइल से व्यापक मात्रा में सैन्य साजो सामान खरीद रहा है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए आज भी उत्पन्न तकनीकी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा भारत और इजराइल कृषि के क्षेत्र में भी एक दूसरे का व्यापक सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब विभिन्न धर्मों क्षेत्रों के लिए पक्षों के लिए यरूशलेम का महत्व, जैसे कि मैंने बताया, यरूशलेम एक ऐसा पवित्र स्थान जो कि ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों ही धर्म के लोग बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व रखते हैं। हिब्रू बाइबल यहूदी धर्म की एक पवित्र पुस्तक यहूदी की इस पुस्तक हिब्रू बाइबल में इस बात का उल्लेख किया गया। प्राचीन काल में राजा डेविड ने अपना इजराइल सामग्री राजधानी पूरे यरूशलेम को बनाया था। अब इस्लाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना नामक दोनों पवित्र स्थानों के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना गया है। तो यही चल रहा है। अब इसमें आगे की राह देखते हैं कि आगे की राह क्या है। अब अगर इसी तरह से चलता रहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के जो संबंध विवाद दृष्टिकोण से समझा जाए, तो ऐसे में ऊपर दिए गए जो विश्लेषण मैंने अभी बताए हैं, क्योंकि एक पक्ष का पूर्ण दावा स्वीकार करने की स्थिति में दूसरा पक्ष अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। अब इसके अलावा संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों इजराइल और फिलिस्तीन को ओस्लो शांति समझौते से निर्धारित किए गए 2 राज्य के समाधानों के सिद्धांत को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी देश मानने को तैयार नहीं है। अब अगर यही चलता रहा तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। इस प्रकार जो है फिलिस्तीन और जो है उस पर चर्चा जो मैंने करी है उसको अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसमें हो रहा है दोनों ही देशों के लोगों का। तो अगर ये हो सकता है तो भाई इसको शांति समझौते से अगर ये निपट सकता है तो इसे निपटा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें हो रही है। तो अब जो है सारी चीज़ें ये हैं कि अब देखते हैं आगे जो है वो क्या होता है। आगे देखते हैं कि जो इजराइल फ़िलिस्तीन का जो जंग का जो कारण है, बेसिकली जो यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद है, इसको भी मेन कारण माना गया है। तो इसके बाद अब देखते हैं आगे, क्योंकि हमास भी लगातार जो है वो हमले पे हमले कर रहा है। ठीक है, क्योंकि तीनों ही धर्म के लिए आस्था का जो है केंद्र है वो है यरूशलेम। ठीक है, तो दोस्तों यही था बस आज के टॉपिक में कि जो आपका इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो झगड़े का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो मिलते हैं जल्द ही एक अलग नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।